नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CSS फन ट्रिक्स में। और हम डिस्कस कर रहे थे मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीड्यूर यानी कि MOP। हम लोगों ने अभी तक पार्ट 4 तक डिस्कस किया था, जिसमें हमने चैप्टर 6 तक डिस्कस किए थे। और आज हम लोग पार्ट 5 में चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जो है गाइडलाइंस ऑन नोटिंग। आज हमारे टॉपिक्स है एग्जामिनेशन सेक्शन बाय डीलिंग ऑफिसर, डिटेल्ड एग्जामिनेशन, चैनल ऑफ सबमिशन, मिनिस्टर इंचार्ज, डेलीगेशन और बाकी के टॉपिक जो कि स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ नोट, यानी कि जो नोट होता है वो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, a note is remarks recorded on a case to facilitate its disposal. 2, a note is recorded by the dealing officer only to facilitate decision making. 3, it includes a precise of analysis of issues requiring decision, final legal or other implications, but not final decision. Options are A1 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is A1 only. यानी स्टेटमेंट 2 and 3 आर रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 है जो हमारा, अ नोट इज रिकॉर्डेड बाय द डीलिंग ऑफिसर ओनली टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इज रॉन्ग स्टेटमेंट। केवल डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं होता, इसके बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट, इट इंक्लूड्स अ प्रिसाइज ऑफ एनालिसिस ऑफ इशू रिक्वायरिंग डिसीजन, फाइनेंशियल, लीगल और अदर इम्प्लीकेशन, बट नॉट फाइनल डिसीजन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नोट फाइनल डिसीजन पर आ जाता है, यानी नोट पर जब फाइनल डिसीजन आ जाता है उसके बाद ही वो उसका ड्राफ्ट तैयार होता है, तो इसलिए ये भी गलत है। अ नोट इज रिमार्क्स रिकॉर्डेड ऑन अ केस टू फैसिलिटेट डिस्पोजल, यानी किसी केस को डिस्पोज करना है तो उसको कैसे करते हैं, उसके लिए नोट हमें फैसिलिटेट करता है। इट इंक्लूड्स अ प्रिसाइज ऑफ प्रीवियस पेपर्स, क्या क्या होता है इसमें, पुराने पेपर्स। एनालिसिस ऑफ इशूज़ रिक्वायरिंग डिसीजन, जो इशू है उसकी एनालिसिस होती है। फाइनेंशियल, लीगल और अदर इंप्लीकेशन, जो फाइनेंशियल, लीगल और जितने भी इंप्लीकेशन होती हैं वो सब डिस्कस होती हैं, इफ एनी। सजेशंस विद जस्टिफिकेशन, और सजेशन दिए जाते हैं कि इस केस में हमें क्या डिसीजन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसका पूरा जस्टिफिकेशन होता है। फाइनल डिसीजन आता है, जबकि हमारे क्वेश्चन में था नॉट फाइनल डिसीजन आता है। अलॉन्ग विद द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू टेक द डिसीजन, और इसके अलावा कौन सी अथॉरिटी को डिसीजन लेना है ये भी इसमें मैंशन होता है। Note is recorded by the dealing officer and other officer in the hierarchy to facilitate decision making by the competent authority. यानी नोट को कौन रिकॉर्ड करता है, डीलिंग ऑफिसर और अदर ऑफिसर जितने हायरार्की में होते हैं सभी के पास अथॉरिटी होती है, वो नोट में अपने रिमार्क्स को ऐड कर सकते हैं जिसमें कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फाइनल डिसीजन देती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट गाइडलाइंस अबाउट अ नोट, कौन सी करेक्ट गाइडलाइंस है नोट के रिगार्डिंग। 1, fresh receipts should be reproduced in note in verbatim. 2, an officer who has to note upon a file on which a running summary of facts is available will repeat it in his own note in the note sheet. 3, relevant extracts of the provisions of the rule will be reproduced in the note. Options are A1 only, B1 and 3 only, C all of the above, D none of the above, and the right answer is D none of the above, यानी सारे स्टेटमेंट गलत हैं। एक बार देख लेते हैं। वर्बेटिम रिप्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पैराफ्रेजिंग ऑफ द पेपर अंडर कंसिडरेशन फैसिलिटी और एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस और नोट ऑन द सेम फाइल शुड बी अवॉइडेड, यानी कि जो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है, चाहे वो PUC में हो या रिसीट में हो या किसी कॉरेस्पॉन्डेंस में हो या कि पीछे नोट में ऑलरेडी मेंशन हो, कहीं भी हो, उसका वर्बेटिम रिप्रोडक्शन को कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेटर होगा कि या तो आप उसको मार्क कर दो, रेफरेंसिंग कर दो, या फिर आप उसको अपने वर्ड्स में शॉर्ट कर दो। Instead, a summarized version of the issue raised in PUC FR are to be brought on the note. एक समराइज वर्जन आना चाहिए। पूरा अगर देखना है तो फिर डायरेक्ट आप रेफर कर दो, वो डायरेक्ट वहीं से रेफरेंसिंग के थ्रू जाके खुद ही देख लेगा ऑफिसर, फिर उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है। When passing orders or making suggestions, an officer will confine his her note to the actual points he proposes to make without reiterating the ground already covered in the previous note. ठीक है, जब ऑर्डर पास किया जाएगा या सजेशन दिया जाएगा तो वो नोट से ही कन्फाइन रहेगा, इस बात को मेंशन नहीं किया जाएगा कि प्रीवियस नोट में क्या हुआ था। यानी नोटिंग पे जब हमारा डिसीजन आता है उसमें हम पुराने केस को मेंशन करते हैं, लेकिन जब फाइनल डिसीजन आता है और जो ड्राफ्ट आता है वो हमारा जो करंट इशू होता है उसके बेसिस पर ही आता है, पुराने इशू से रिलेशन नहीं होता उसका। If he she agrees to the line of action suggested in the preceding note, he she will merely append his signature. और अगर आप प्रीवियस नोट से सजेशन जो दिए गए हैं उसके साथ आप एग्री करते हो तो सिंपली सिग्नेचर कर दो, उसमें आपको फर्दर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जैसे डीलिंग एंड ने एक नोट को पुटअप किया, आप उस नोट से एग्री कर रहे हो तो आपको सिंपली सिग्नेचर करने और कुछ नहीं करना। इन केस ही शी टेक्स अ डिसीजन डिफरेंट फ्रॉम वन सजेस्टेड ऑन द फाइल, ही मे डू सो गिविंग रीजन फॉर हिज डिसीजन। और अगर उसको लगता है चेंज करना है तो फिर वो पहले उसमें अपनी रिमार्क्स लिखेंगे और उसके बाद उस पर साइन करेंगे। यानी अगर डीलिंग एंड ने नोट पुटअप किया और फाइल गई सेक्शन ऑफिसर के पास, तो सेक्शन ऑफिसर को लगता है कि बिल्कुल ठीक नोट पुटअप किया है तो सिंपली वो साइन कर देगा।
अगर सीनियर ऑफिसर एग्री नहीं करता है जो पुराना नोट था, तो उसमें अपने रिमार्क्स लिख देगा और उसके बाद रिमार्क्स के बाद साइन कर देगा नीचे, फिर नेक्स्ट ऑफिसर उसको देख लेगा। और जो पुराने ओरिजिनल नोट में जो रिमार्क थे, यानी कि डीलिंग ऑफिसर ने जो रिमार्क थे, वो सुपरसीड हो जाएंगे सीनियर ऑफिसर के द्वारा। सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर के रिमार्क्स को सुपरसीड कर सकता है। एनी ऑफिसर who has to note upon a file on which a running summary of facts is available will, in drawing attention to the fact of the case, refer to the appropriate part of the summary without repeating it in his own note। अगर रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स अवेलेबल है, यानी कि सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उन ऑफिसर का ध्यान दिलाने के लिए वो उसको रेफ़र कर देंगे, यानी रेफरेंसिंग करके उस पार्ट को, यानी पैरा 4 में सी पैरा 4 ऐसे कर सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं नंबरिंग जो कर रखी है या कोई भी हेडिंग है उस हेडिंग को रेफ़र कर सकते हैं। इस तरह से वो अपने ऑफिसर को जो है अटेंशन को ड्रॉ कर सकते हैं, बजाय इसके कि उसके लिए उसे नोट में लिखें। रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट of the provisions of the act, rule and or guidelines will be placed on the file and attention to it will be drawn in the note। अब अगर आप किसी नोट एक्ट को रेफ़र कर रहे हो या किसी रूल को रेफ़र कर रहे हो, तो आप उस रूल को लिख सकते हो, उसका रेफरेंस दे सकते हो और उसी कॉपी को अटैच कर दो। उस रूल को पूरा का पूरा छापने की ज़रूरत नहीं है नोट शीट पे, रादर देन प्रोड्यूसिंग द रेलिवेंट प्रोविजन इन द नोट अनलेस सच एन एक्सट्रैक्ट ऑन द नोट इज एसेंशियल टू अराइव एट अ डिसीजन। अगर ये एसेंशियल नहीं है तो, एसेंशियल है तो कर दो उतना ही पार्ट को, अदरवाइज उसकी रेफरेंसिंग कर दो। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट अबाउट रूल्स ऑफ नोटिंग। अब नोटिंग के रूल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, ओनली ब्लू इंक विल बी यूज्ड बाय ऑल कैटेगरी ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स। 2, apparent errors or incorrect statement have to be pointed out in courteous and temperate language free from personal remarks. 3, note for the cabinet have different format than the other notes. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is C2 and 3 only। यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है only blue ink will be used is a wrong statement। ब्लू और ब्लैक दोनों तरह की इंक यूज हो सकती है। Unless a running summary of fact is already available on the file or the last note on the file itself serves that purpose, a self-contained note will be put up with every case submitted to the secretary और मिनिस्टर। यानी सेक्रेटरी और मिनिस्टर को जब हम कोई नोट करते हैं तो हम सेल्फ कंटेंट नोट लिखते हैं। और सेल्फ कंटेंट नोट क्या होता है कि आपने पहले कोई नोट था, किसी डिपार्टमेंट से कोई आपने कॉरेस्पॉन्डेंस किया, उसके रिगार्डिंग आपने नोटिंग की, डिसीजन आया, फिर वहाँ से कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस आया, आपने फिर से नोटिंग पे ले लिया पीछे का रेफरेंस लेके, आप फिर आपने उनको लिख दिया, फिर वहाँ से तीसरी वाला आ गया और अब सेक्रेटरी का डिसीजन की ज़रूरत है उस केस में। तो अब पूरा केस जो है वो सेक्रेटरी बार बार उसको पीछे जाके नहीं देखेंगे, तो आप क्या करोगे उसके लिए एक सेल्फ कंटेंट नोट बनाओगे। सेल्फ कंटेंट नोट में राइट फ्रॉम द डे 1 उसकी एक समरी अवेलेबल होगी जो कि पूरा पढ़ के एक बार में समझ में आ जाएगा केस क्या है, तो आप उसको बनाओगे। ठीक है, तो इस तरह से सेक्रेटरी मिनिस्टर को सेल्फ कंटेंट नोट पुटअप किया जाता है अगर पीछे वाले केस को जब तक कि ज़रूरी ना एसेंशियल ना हो, अदरवाइज सेल्फ कंटेंट नोट ही चलता है। अ सेल्फ कंटेंट नोट इज प्रिपेयर्ड वाइल सीकिंग एडवाइस और ओपिनियन और कंकरेंस ऑफ अनदर डिपार्टमेंट। Such interdepartmental referents are to be made only with the approval of an officer not below the level of joint secretary or level specified by a nodal ministry department through departmental instructions। सेल्फ कंटेंट नोट जब हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट की ओपिनियन लेते हैं तब भी पुटअप किया जाता है उसमें, क्योंकि उनकी ओपिनियन अगर हम नोट पे ले रहे हैं तो नोट को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों रीजन है, तो सेल्फ कंटेंट नोट होगा उसमें। तो फाइल को तो भेजोगे नहीं, तो एक कंप्लीट समरी ऑफ द नोट बना के भेजोगे, जिसे सेल्फ कंटेंट नोट हम बोलेंगे। ठीक है, और ओनली विद द अप्रूवल ऑफ नॉट बिलो द जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, यानी कि जो जिस बंदे के अप्रूवल होगा, जिस ऑफिसर का, कम से कम जेएस लेवल का होना चाहिए या फिर स्पेसिफाइड किया जाना चाहिए नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने उस मैटर पर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस में क्या जो है अथॉरिटी होगी उनके बारे में मेंशन कर रखा है, तो फिर वहाँ के थ्रू जाएंगे, अदरवाइज जॉइंट सेक्रेटरी तो कम से कम होना चाहिए। वाइल प्रिपेयरिंग सबमिटिंग नोट्स फॉर द कैबिनेट कमिटीज़, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड कमिटीज़ ऑफ सेक्रेटरीज, कॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन of high level committees, the format prescribed in the cabinet secretariat website may be followed। यानी कि जब कैबिनेट या इन जितने भी मैटर्स इसमें दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड मैटर में डील करते हैं, तो जिसमें कैबिनेट वर्ड यूज़ होता है या फिर कमेटी वर्ड यूज़ होता है या कमीशन वर्ड यूज़ होता है, तो फिर कैबिनेट नोट पुटअप किया जाता है जिसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है। वो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, नंबरिंग का अलग फॉर्मेट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसका फॉर्मेट वेबसाइट पर दिया हुआ है, capsec.nic.in पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, in sectional notes a paper under consideration raises several major points requiring detailed examinations।
यानी जो सेक्शनल नोट होता है उसमें पीयूसी में मल्टीपल मेजर पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है जिनका डिटेल्ड एग्जामिनेशन चाहिए होता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? एंड द राइट आंसर इज ए, ट्रू। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है, एक बार देख लेते हैं। वैन पेपर अंडर कंसिडरेशन रेजेस सेवरल मेजर पॉइंट्स, यानी कि जब हमारे पास जो लेटर आया है या पेपर अंडर कंसिडरेशन है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं नोटिंग में, उसमें सेवरल मेजर पॉइंट्स है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि एक लेटर में एक ही इशू होता है या दो हो जाते हैं हद से ज़्यादा, जो कि जिसमें एक मेजर होता है दूसरा सब्सिडरी इशू होता है। लेकिन यहाँ पर सेवरल मेजर पॉइंट्स हैं, सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, सारे मेजर पॉइंट्स हैं विच रिक्वायर डिटेल्ड एग्जामिनेशन, और जिनके लिए सबके लिए डिटेल्ड एग्जामिनेशन चाहिए एंड रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स। ईच पॉइंट विल बी नोटेड अपॉन सेपरेटली इन सेक्शनल नोट। तो उसमें क्या होगा, हर पॉइंट को अलग से किया जाएगा, सेक्शनल नोट में अलग से डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया जाएगा और सबके लिए सेपरेट ऑर्डर्स भी इशू किए जाएंगे। सच नोट्स विल ईच बिगिन विद लिस्ट ऑफ द मेजर पॉइंट्स। जो नोट होगा उसमें लिस्ट होगी पहले मेजर पॉइंट्स की, डील्ड विद देयर इन, जिनको डील किया जा रहा है, प्लेस्ड बिलो द मेन नोट इन सेपरेट फोल्डर, और उनको मेन नोट के नीचे प्लेस किया जाएगा कि इस मैटर को यहाँ पर डील किया जा रहा है, और हमें मेजर पॉइंट्स को पहले ही ऊपर मेंशन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट अबाउट रूल्स ऑफ नोटिंग। नोटिंग रूल्स के रिगार्डिंग कौन सा सही है? 1, हाफ अ पेज और मोर शुड बी प्रेफरेबली नोटेड इलेक्ट्रॉनिकली। 2, इन ई ऑफिस येलो नोट option is selected to prepare a rough note. 3, it is mandatory for all officers of the rank of dealing officers and above to use digital signature certificate in e-office system before forwarding. Options are A, 1 and 2 only, B, 1 and 3 only, C, 2 and 3 only, D, all of the above. And the right answer is D, all of the above. यानी कि सारे स्टेटमेंट सही हैं। सबसे पहले हैंड रिटेन नोट शुड बी अवॉइडेड, जो हाथ से लिखते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। दूसरा, नोट शुड बी इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंटेड इफ़ इट इज़ हाफ अ पेज और मोर। अगर नोट का साइज हाफ पेज से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए, अगर इससे कम है तो आप मैनुअली लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपने एक नोट आया, आपने नोट को पुटअप कर दिया, ऑफिसर ने आपसे उसी आपने प्रिंट करके एक पेज का नोट भेज दिया, ऑफिसर ने उसमें क्वेरी लगाई कि मुझे सो एंड सो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने उसको लिख दिया प्लीज़ रेफर फ्लैग एक्स। अब इतना तो ठीक है, इसके लिए आप उसको निकाल के प्रिंट निकालो, कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको मैनुअली कर सकते हो। बट अगर आप डिटेल में एग्जामिनेशन कर रहे हो तो बेटर है कि आप, अगर हाफ पेज से ज़्यादा हो रहा है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंट करो। नोट आर टू बी प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ नोट शीट, यानी कि नोट जो होता है उसको नोट शीट के दोनों साइड पे प्रिंट किया जाता है, एक साइड को खाली नहीं छोड़ा जाता। इन ई ऑफिस येलो नोट ऑप्शन इज सिलेक्टेड टू प्रिपेयर अ रफ नोट विच मे देन बी कन्फर्म्ड एज ग्रीन नोट। एक्चुअली पहले क्या होता था, जब ई ऑफिस में नहीं होता, फिजिकल फाइल डील होती थी, कोई नया एएसओ है, सर्विस में ही नया है, उनको नोटिंग लिखना ही नहीं आता, अभी तो उनको सेक्शन ऑफिसर सिखा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि काफ़ी एरर्स होते हैं, एक छोटे छोटे एरर्स होते हैं जो कि नोटिंग में आ जाते हैं, जैसे पैराग्राफ प्रॉपर नहीं बनाए हैं, या किसी इशू के किसी पॉइंट को छोड़ दिया, या किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो है नोटिंग पर लाना भूल गए क्योंकि उनको आता नहीं है। तो इस सिचुएशन में सेक्शन ऑफिसर क्या करते हैं, उनसे एक रफ नोट पहले ले लेते थे, रफ नोट को चेक कर लिया, फिर उनको बता देते थे गलतियाँ कि ये गलतियाँ हैं, इसमें से ठीक कर दो, और उसके बाद जब गलतियाँ ठीक हो जाती थी तो उनसे बोलते थे इसको ग्रीन नोट शीट पर निकाल दो। इस तरह से उनकी प्रैक्टिस हो जाती थी। अभी ई ऑफिस में तो ऑप्शन है नहीं, आपको नोटिंग में लेकर आओगे, तो ई ऑफिस में इस चीज़ को टैकल करने के लिए उन्होंने एक येलो नोट ऑप्शन दे रखा है, वो एक रफ नोट होता है, आप सेक्शन ऑफिसर को उसको दिखा दोगे, उसमें कोई सिग्नेचर नहीं आएगा, उसका कोई ट्रैक नहीं है, सेक्शन ऑफिसर ने देख लिया, उसमें करेक्शन भी कर दिया, करेक्शन करके उसको आपको वापस भेज देंगे सेक्शन ऑफिसर, और सेक्शन ऑफिसर के उस नोट को देख के उसको पता चल जाएगा और उसको ग्रीन नोट में पुटअप कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वो चीज़ को हैंडल किया जाता है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डीलिंग ऑफिसर एंड अबव टू यूज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और ई साइन फॉर इलेक्ट्रॉनिकली साइनिंग द ई फाइलिंग इन द ई ऑफिस सिस्टम बिफोर फॉरवर्डिंग। यानी दो ऑप्शंस होते हैं, या तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर ई साइन ऑप्शन। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक डिवाइस होती है जिसे पेन ड्राइव की तरह सिस्टम में लगाते हैं, उससे आपके सिग्नेचर हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है ई साइन। ई साइन क्या होता है कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हो या फिर प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है तो एक दूसरा हैंडी ऑप्शन दिया जाता है ई साइन का। ई साइन आपके आधार से लिंक होता है। उसमें क्या होता है कि आप सिंपल आधार नंबर डालोगे, एक ओटीपी आपके फ़ोन पर आएगा, उस ओटीपी की डालोगे और फाइल जो है साइन हो जाएगी। तो ई ऑफिस सिस्टम में या तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर ई साइनिंग का ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि सिग्नेचर हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट अबाउट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट।
1 for using e-sign it is required that individual's mobile number should be there. 2 individual's mobile number to be linked to his her Aadhaar number. Options are A1 only, B2 only, C both the above, D none of the above. ये हमने पीछे देख लिया है, ई साइन के लिए आपके पास आधार होना चाहिए, इसलिए बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. ई ऑफिस के ई साइन यूज़ करने के लिए आपके पास नंबर होना चाहिए और साथ में वो आधार से लिंक भी होना चाहिए. DSC are to be procured by individual ministries, departments, organization for using e-sign. डिजिटल सिग्नेचर यूज़ किए जाते हैं ई साइन करने के लिए. इट इज़ रिक्वायर्ड दैट इंडिविजुअल्स मोबाइल नंबर इज लिंक टू हिज हर आधार नंबर, और आधार नंबर से मोबाइल लिंक होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7. ई फाइल हैज़ अ फैसिलिटी ऑफ डेलीगेटिंग एक्सेस ऑफ अ फाइल ऑफ अ यूज़र टू अनदर यूज़र विद कंप्लीट और रिस्ट्रिक्टेड राइट्स. अब ये क्या चीज़ है? अगर कोई ऑफिसर है जिसके पास फाइल पड़ी हुई है, अकाउंट में फाइल पड़ी हुई है, वो ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो उस फाइल को कौन डील करेगा? तो क्या ई ऑफिस जो है ये फैसिलिटी देता है कि वो ऑफिसर घर से करेगा, या फिर कोई और ऑप्शन है, या फिर अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, बट उसमें प्राइवेसी का भी इशू रहता है. तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ऑप्शन आर A ट्रू, B फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज A ट्रू. बिल्कुल अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है ई ऑफिस में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट काइंड ऑफ डेलीगेशन. अब डेलीगेशन कितने टाइप के होते हैं, जो हमने पीछे बात की अथॉरिटी डेलीगेट करने की, इनमें कौन सी अथॉरिटी नहीं है डेलीगेशन की? ऑप्शंस आर A सिग्नेटरी डेलीगेशन, B सेक्रेटेरियल असिस्टेंस, C अथॉरिटी डेलीगेशन, एंड D रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन. तो इसमें से कौन सी है अथॉरिटी जिसको डेलीगेट नहीं किया जाता है? ऑप्शंस आर राइट आंसर इज D रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन. 3 तरह की अथॉरिटीज़ होती हैं जो डेलीगेट की जाती हैं: सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, सिग्नेटरी डेलीगेशन और अथॉरिटी डेलीगेशन. 3 काइंड्स ऑफ डेलीगेशंस होते हैं. सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं. किसी में लिमिटेड एक्सेस होती है, किसी में फुल एक्सेस होती है, किसी में फाइल सेंड करने की एक्सेस होती है, किसी में नहीं होती है. तो वो सब हम आगे देखते हैं. देयर इज नो नीड ऑफ एलोबरेट नोट व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑन अ रिसीट इज ऑब्वियस और इज बेस्ड ऑन अ क्लियर प्रेसिडेंट और प्रैक्टिस. यानी कि कोई जो रिसीट आई है आपके पास, उस पर लाइन ऑफ एक्शन क्लियर है, या फिर ऐसे केस पहले डील किया जा चुका है जिसकी आपके प्रेसिडेंस आपके पास है, तो उसमें एलेबोरेट नोट की ज़रूरत नहीं है. A ट्रू, B फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज A ट्रू. बिल्कुल, जब ऑलरेडी आपके पास लाइन ऑफ एक्शन है तो आप सिंपल उस केस का रेफरेंस दे दोगे, या फिर जो आपके पास रूल है उस रूल का रेफरेंस दे दोगे और उसके बेसिस पर उसको डील कर लोगे. एग्जामिनेशन इन सेक्शन बाय डीलिंग ऑफिसर. डीलिंग ऑफिसर जब एग्जामिनेशन करता है किसी रिसीट का, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑन अ रिसीट इज ऑब्वियस और इज बेस्ड ऑन क्लियर प्रेसिडेंस और प्रैक्टिस. यानी कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्लियर है या फिर प्रेसिडेंस और प्रैक्टिस के बेसिस पर है, और हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय अ हायर ऑफिसर, या हायर ऑफिसर ने आपको बता दिया कि ऐसे कर लो. एंड अ कम्युनिकेशन हैज़ टू इशू अ ड्राफ्ट विल बी पुट अप विदाउट अ एलेबोरेट नोट. तो जब क्लियर है तो आप उसमें सिंपल सा 2-4 लाइन का रेफरेंस देके और डायरेक्ट ड्राफ्ट को पुटअप कर दोगे. इन अदर केसेस द डीलिंग ऑफिसर विल सबमिट अ एलेबोरेट नोट. अगर ऐसा कोई क्लियर नहीं है तो फिर डीलिंग ऑफिसर पूरे केस को एग्जामिन करके उस केस को पूरा डिटेल्ड में पुटअप करेंगे, और फिर जो है जो भी उनकी समझ में आएगा लाइन ऑफ एक्शन वो प्रपोज करेंगे. अगर नहीं करते तो सबमिट फॉर इंस्ट्रक्शंस ऐसे करके पुटअप करेंगे. उसमें सीनियर ऑफिसर उनको पढ़ने के बाद इंस्ट्रक्शंस देंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो कर सकते हैं कि वी मे डू सो एंड सो ऐसे करके. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट डेलीगेशन. जो डेलीगेशन को हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1. सिग्नेटरी डेलीगेशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफिसर एंड नॉट स्टाफ. 2. Secretarial assistant includes the name of the user whose charge is delegated. 3. Authority delegation includes the name of the user to whom charge is delegated. Options are A 1 and 2 both, B 2 only, C 1 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above. यानी कि सारे स्टेटमेंट सही हैं. सिग्नेटरी डेलीगेशन को देख लेते हैं एक बार. दिस डेलीगेशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफिसर एंड नॉट स्टाफ. यानी ये डेलीगेशन जो दिया जाता है ये एक दूसरे ऑफिसर को दिया जाता है, ना कि स्टाफ को दिया जाता है. अब इसका मतलब देखो नाम से समझ में आ रहा है कि सिग्नेटरी डेलीगेशन है. सिग्नेटरी डेलीगेशन यानी दूसरे ऑफिसर जिसको ये डेलीगेशन मिल रहा है, ये पावर डेलीगेट हो रही है, उसको साइन करने की अथॉरिटी मिल रही है जिस ऑफिसर के बिहाफ पर ये मिला है. सपोज 2 ऑफिसर हैं A और B. ए ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, उसका सिग्नेटरी डेलीगेशन B को अलॉट कर दिया गया है.
तो बी ऑफिसर को साइन करने की पूरी परमिशन मिलेगी। तो ये ऑफिसर को किया जाता है, पर्सनल स्टाफ को नहीं किया जाता है। देयर शुड बी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू सच ए प्रोविजन। इसके लिए डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन इशू किए जाते हैं इनफॉर्मली, ऐसे नहीं कि आप मेरे बेहाफ पर साइन कर देना, ऐसे नहीं चलता। ये प्रॉपर रूल है, क्योंकि आप एक ड्राफ्ट पे साइन कर रहे हो या एक फाइल को साइन करके भेज रहे हो, इसलिए ये एक डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होता है। यूजर टू whom charge is delegated have to log in using his her own e-office account and DSC token। ठीक है, अब जिस ऑफिसर को किया है उसको लॉगिन करना पड़ेगा ई ऑफिस अकाउंट में DSC टोकन को यूज़ करके। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब साइन करना है तो उसके लिए पहले तो आपको लॉगिन ही करना पड़ेगा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल केस है। यूज़र हैज़ द रीड राइट एंड सेंड राइट्स, यानी 3 तरह के राइट्स होते हैं। एक रीड, आप सिंपल रीड कर सकते हो, दूसरा राइट, आप उसको लिख भी सकते हो और सेव कर सकते हो, तीसरा होता है सेंड राइट, आप उसको भेज भी सकते हो अगले लेवल पे। तो तीनों ही राइट दिए जाते हैं। और फाइल्स बिलोंगिंग टू डेलीगेटेड अकाउंट, जिस ऑफिसर को ये अकाउंट राइट दे दिया गया है वो आपकी फ़ाइल को पढ़ सकता है, देख सकता है और उस पर कमेंट्स भी लिख सकता है और उसको आगे फर्दर भेज भी सकता है, यानी कि कंप्लीट अथॉरिटी मिल जाती है। सिग्नेचर इंक्लूड्स द नेम ऑफ बोथ द यूजर्स आई टू होम चार्ज इज डेलीगेटेड एंड द यूज़र हुज चार्ज इज डेलीगेटेड। इस पॉइंट को एकदम दिमाग में रखना है कि इसमें दोनों के सिग्नेचर जाते हैं। सिग्नेटरी डेलीगेशन है, दोनों के सिग्नेचर होंगे। ए का अकाउंट था, ए का भी नाम आएगा, और बी ने सिग्नेचर किया बी का भी नाम आएगा, दोनों के नाम आते हैं इस सिचुएशन में। तो सिग्नेटरी डेलीगेशन में क्या होता है, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये पर्सनल स्टाफ नहीं कर सकता, कुछ दूसरे ऑफिसर को होगा। दूसरा, ये डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होगा। और तीसरी बात है कि उस जो है उसको कंप्लीट राइट्स मिलेंगे। और चौथा, सिग्नेचर में दोनों का नाम आएगा। मूवमेंट हिस्ट्री कंटेन्स द नेम ऑफ डेलीगेटर एज वेल एज द डेलीगेटेड पर्सन। मूवमेंट हिस्ट्री में दोनों का नाम आएगा। तो ये सिग्नेटरी डेलीगेशन क्लियर हो गया होगा। और इसको मैकेनिकली याद रखने के लिए हम कर सकते हैं साइन। सिग्नेटरी आ रहा है ना, तो सिग्नेटरी यानी साइन, साइन किसके आएंगे, दोनों के साइन आएंगे। जब सिग्नेटरी की बात हो रही है, साइन की बात हो रही है, तो दोनों का नाम आएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। अब सेकंड पॉइंट था जो सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। दिस डेलीगेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द पर्सनल स्टाफ अटैच टू द ऑफिसर। टू यूजर हैज़ द रीड राइट सेंड delegation for all files. 3 movement history contains the name of the delegator as well as delegated person. Options are A1 and 2 both, B2 only, C1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is C1 and 3 only। यानी यूजर हैज़ द रीड राइट सेंड डेलीगेशन फॉर ऑल फाइल्स इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एक बार देख लेते हैं। अब सेक्रेटरी असिस्टेंट, देखो इसमें नाम से क्या समझ में आ रहा है, असिस्टेंस देने वाला, यानी कि आपने अपने असिस्टेंस के लिए, असिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, पर्सनल स्टाफ, यानी ये पर्सनल स्टाफ को किया जाता है। तो दिस डेलीगेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द पर्सनल स्टाफ अटैच टू द ऑफिसर। अब किसी ऑफिसर को के पास बहुत सारी फाइल्स आती हैं, वो सबको नहीं पढ़ सकते, तो क्या करते हैं, पर्सनल स्टाफ को बोल देते हैं कि आप मेरी फाइल्स को पढ़ दो, मुझे बता दो, ब्रीफिंग कर दो, फिर मैं उस पर डिसीजन ले लूँगा। तो ऑफिसर जब फाइल को गो थ्रू करेगा तो टाइम नहीं लगेगा, तो टाइम बचाने के लिए पर्सनल स्टाफ के लिए होता है। यूजर टू whom charge is delegated have to log in using his or her own e-office account and DSC token। ये तो जाहिर सी बात है, लॉग इन करना ही पड़ेगा उसको। यूजर हैज़ द रीड राइट डेलीगेशन फॉर ऑल फाइल बट सेंड डेलीगेशन ओनली फॉर फिजिकल फाइल्स। अब देखो इसमें यूजर को क्या राइट मिलता है, रीड एंड राइट, क्योंकि पर्सनल स्टाफ है, वो ऑफिसर नहीं है वो। और हमारा जो था सिग्नेटरी डेलीगेशन में क्या था, ऑफिसर था, तो ऑफिसर को क्या मिला था, तीनों तरह के राइट मिले हुए थे, क्योंकि उनको फाइल को आगे मूव करना था। क्योंकि यहाँ पर वो जो पर्सनल स्टाफ है वो ऑफिसर के बैप पे फाइल किसी और को भेज तो सकता नहीं है, तो इसलिए उसको सिर्फ रीड एंड राइट डेलीगेशन मिलेगा फॉर ऑल फाइल्स बट सेंड डेलीगेशन ओनली फॉर फिजिकल फाइल्स। और सेंड डेलीगेशन इलेक्ट्रॉनिक फाइल में नहीं मिलेगा, फिजिकल फाइल में मिलेगा, क्योंकि फिजिकल फाइल को नॉर्मल केस से भेजा जा सकता है और वापस भी ले जा सकता है, तो उसमें ऑफिसर के पास थोड़ा ऑप्शन रहता है अवेलेबल बाद में भी चीज़ों को रीथिंक करने का। तो इसलिए फिजिकल फाइल को भेजने का राइट उसको दे दिया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फाइल का तो मूवमेंट ट्रैक हो जाता है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, इसलिए उसका राइट उसको पर्सनल स्टाफ को नहीं दिया जाएगा। तो सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी असिस्टेंट वाला काम करेगा वो। सिग्नेटरी डेलीगेशन सिग्नेचर इंक्लूड्स द नेम ऑफ द यूजर हुज चार्ज इज डेलीगेटेड। अब देखो पिछले वाले में क्या था, सिग्नेटरी डेलीगेशन में दोनों के चार्ज आते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिग्नेचर में किसका नाम आएगा, हुज अथॉरिटी, यानी कि अगर ए का पर्सनल स्टाफ चेक कर रहा है तो कर तो रहा है ए के ब्याह पर ही रहा है ना, तो नाम सिर्फ ए का ही आएगा, पर्सनल स्टाफ का नाम नहीं है। पर्सनल स्टाफ तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता डिपार्टमेंट के लिए, वो तो आपकी पर्सनल हेल्प के लिए है। आप मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइल में तो एक ही है, तो इसलिए सिर्फ हुज चार्जेस डेलीगेटेड उनका नाम आएगा। मूवमेंट हिस्ट्री कंटेन्स द नेम ऑफ डेलीगेटर एज वेल एज डेलीगेटेड पर्सन। अगर मूवमेंट हो रहा होगा तो दोनों का नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने फिजिकल फाइल को भेजा है, तो इसलिए दोनों का नाम आएगा। तो कुल मिला के सेक्रेटरी असिस्टेंट में हमें किसी चीज़ का ध्यान रखना है, पर्सनल स्टाफ होता है, रीड एंड राइट नहीं मिलता, रीड राइट दोनों राइट मिलेंगे, लेकिन
साइन डेलीगेशन जो मिलेगा सिर्फ फिजिकल फाइल का मिलेगा, और इसमें सिर्फ जिसका अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाएगा उसी का नाम आएगा, और पर्सनल स्टाफ के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अथॉरिटी डेलीगेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द लिंक ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न। अथॉरिटी डेलीगेशन जो होता है लिंक ऑफिसर जो होता है उनसे रिलेशन में होता है, क्या ये सही है? ए ट्रू, बी फॉल्स एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है। एक बार देख लेते हैं। अथॉरिटी डेलीगेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द लिंक ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। अब अथॉरिटी डेलीगेशन की बात होती है तो लिंक ऑफिसर के पास जाता है। अब देखो ये सबसे हाई लेवल की इसमें अथॉरिटीज़ को डेलीगेट किया जाता है, क्योंकि ये बोल रहे हैं अथॉरिटी डेलीगेशन। पिछले वाले में क्या था? सिग्नेटरी डेलीगेशन था। सिग्नेटरी डेलीगेशन मतलब साइन कर रहा है उसके बेहाफ पर। डिसीजन काफ़ी हद तक पहले ऑफिसर ने ले लिया है, लेकिन उसकी एब्सेंस में दूसरा ऑफिसर साइन कर रहा है, तो दोनों का नाम जा रहा है। ठीक है, अगर उसको कुछ कमेंट्स ऐड करने हैं तो वो राइट वाला उनको राइट दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? लिंक ऑफिसर को पूरा डिसीजन लेने का राइट होता है, वो पूरी फाइल को डील करता है उनके बेहाफ पर। तो अभी कोई मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, और उस पर डिसीजन लेना बाकी है, तो अथॉरिटी डेलीगेशन का यूज़ किया जाएगा। इसमें ऑफिसर को पूरा राइट मिलेगा सब कुछ करने का। लेकिन अगर फाइल में कंप्लीट है, सिर्फ फाइल को मूव कराना है, तो क्या मिलेगा? सिग्नेटरी डेलीगेशन। आप उसको सिंपल मूव करा दो, फिर अथॉरिटी डेलीगेशन नहीं मिलेगा। तो अथॉरिटी डेलीगेशन हाईएस्ट लेवल ऑफ डेलीगेशन होता है, इसमें जिस ऑफिसर को फाइल को डेलीगेट की जाती है अथॉरिटी, वो जो है फाइल का ओनर की तरह ट्रीट होता है। अब फाइल उसकी हो गई, वो फाइल को अपने हिसाब से पूरा डिसीजन ले सकता है। यूज़र टू होम चार्ज इज डेलीगेटेड हैव टू लॉग इन यूजिंग ई साइन ऑफ DSC टोकन। पता है हमें। यूज़र हैज़ द रीड राइट सेंड राइट्स ऑफ फाइल्स बिलोंगिंग टू द डेलीगेटेड अकाउंट। यूज़र को रीड राइट सेंड राइट्स मिलेगा बिलोंगिंग टू डेलीगेटेड अकाउंट। बिल्कुल हमने देख लिया, ये हमारा सिग्नेटरी डेलीगेशन में अथॉरिटी थी, ये तो यहाँ तो हम अथॉरिटी डेलीगेशन की बात कर रहे हैं। सिग्नेचर इंक्लूड्स द नेम ऑफ द यूज़र होम चार्ज इज डेलीगेटेड। अब तो सिग्नेचर में यहाँ पर जिसकी फाइल थी ओरिजिनली उनका नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ होम चार्ज डेलीगेटेड आ रहा है, यानी जिसने जो लिंकिंग ऑफिसर है सिर्फ उनका सिग्नेचर आ रहा है, क्योंकि अब वो ओनर हो गया फाइल का फॉर द टाइम बिंग। जब तक उनको अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, अब वो ओनर है फाइल का, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन भी उन्होंने लिया है। डिसीजन में कुछ अगर गलत हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिंकिंग ऑफिसर की होगी यहाँ पर, तो इसलिए दोनों का राइट नहीं आता है। तो हमें सिग्नेटरी डेलीगेशन और अथॉरिटी डेलीगेशन में क्लियर हो गया। सिग्नेटरी डेलीगेशन में सिर्फ साइन करने के लिए ही उसको राइट दिया जाता है, वो पढ़ते हैं, देखते हैं, उसमें वो अपने कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में सिग्नेटरी डेलीगेशन का राइट उनको दिया जाता है, और इसलिए दोनों के सिग्नेचर आते हैं उसमें। लेकिन अगर हम बात करते हैं अथॉरिटी डेलीगेशन की, तो अब ए की फाइल को अथॉरिटी डेलीगेशन दिया गया बी को, तो ए कट हो गया। जब तक बी के पास अथॉरिटी है, ए कट हो गया। अब बी ही सारे डिसीजन लेगा, और बी जब फाइल में डिसीजन लेगा तो सिर्फ उसके ही ना चार्जेस जो नाम आएगा वो आएगा, और उनको कंप्लीट राइट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ सेक्शन ऑफिसर records his her comments on the note proposed by the dealing officer, his signature on the note is to be rubber stamped। यानी सिग्नेचर ऑफिसर, जो डीलिंग ऑफिसर ने कोई नोट पुटअप किया, सिग्नेचर जो सेक्शन ऑफिसर है उसने अपने कमेंट्स ऐड कर दिए, तो अब उसको रबर स्टैम्प किया जाएगा। ए ट्रू, बी फॉल्स एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू, यानी कि हाँ रबर स्टैम्प किया जाएगा। एक बार देख लेते हैं। इफ सेक्शन ऑफिसर एंड अब, अगर सेक्शन ऑफिसर या अब ऑफिसर के पास फाइल आती है, एग्रीज विद द सेक्शन नोट, सेक्शन के नोट से एग्री होता है, दे आर टू सिंपली साइन ऑन द राइट साइड बिलो द नोट विद डेट मंथ ईयर। ठीक है, तो उनको सिर्फ सिंपली साइन करना है अगर एग्री है, डीलिंग ऑफिसर ने सही नोट बनाया है। डज नॉट एग्री विद द सेक्शन नोट, अगर वो सेक्शन नोट से एग्री नहीं होते हैं, दे आर टू रिकॉर्ड देयर नोट, तो उन्होंने अपना उसके नीचे कमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। सिग्नेचर टू बी रबर स्टैम्प्ड, और उस सिचुएशन में सिग्नेचर को रबर स्टैम्प किया जाएगा। तो अगर एग्री हो तो सिंपली राइट साइड पे साइन पुटअप करो, और अगर एग्री नहीं हो तो आपको राइट साइड पे साइन पुटअप करके उस पर अपना रबर स्टैम्प भी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द चैनल ऑफ सबमिशन ऑफ अ केस या फाइल। चैनल ऑफ सबमिशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग चैनल ऑफ सबमिशन ऑफ फाइल्स फॉर ईच कैटेगरी ऑफ केसेस टू बी इशूड बाय ईच डिपार्टमेंट। 2, the channel of submission of cases including the classified ones must be made available on the website of the department. 3, name, telephone number and email ID of the officer dealing with various subjects must also be made available on the website. Options are A 1 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is B 1 and 3 only। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन को ऐसे वेबसाइट पर नहीं डाला जाता, ये तो क्लासीफाइड होती है, ये तो अथॉरिटी के बाद ही निकलती है। Suitable instructions are to be issued with for the channel of submission of files for each category of cases by each department। हर डिपार्टमेंट को चैनल ऑफ सबमिशन के रिगार्डिंग अपने जो है
इंस्ट्रक्शंस को इशू करना होता है फाइल के लिए। द चैनल ऑफ सबमिशन ऑफ केसेस अदर देन द क्लासिफाइड वन मस्ट बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, चैनल ऑफ सबमिशन आपका वेबसाइट पे होना चाहिए एक्सेप्ट द क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। सिमिलरली नेम, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द ऑफिसर डीलिंग विद वेरियस सब्जेक्ट मस्ट ऑल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। और उनके नेम, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। और अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट की या मिनिस्ट्री की या किसी भी यूनिवर्सिटी की कहीं किसी की भी साइट पर जाओगे, आप उसके एम्प्लॉय कॉर्नर में जाके देखोगे और उसमें आप देखोगे हर मैटर से रिलेटेड ऑफिसर्स की डिटेल्स होती है, फ़ोन नंबर और जो है ईमेल आईडी इसमें मेंशन होती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द चैनल ऑफ सबमिशन। 1, द चैनल ऑफ सबमिशन शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस इन अ 5 year। 2, the channel of submission should not be more than 5। 3, powers are to be delegated to operationalize this principle। Options are A1 and 3 only, B 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is B 3 only। यानी स्टेटमेंट 1 and 2 are wrong statement। एक बार देख लेते हैं। ईच डिपार्टमेंट विल रिव्यू द इंस्ट्रक्शंस ऑन लेवल ऑफ डिस्पोजल एंड चैनल ऑफ सबमिशन एटलीस्ट वंस इन अ 3 years। यानी कि हर डिपार्टमेंट जो है रिव्यू करेगा चैनल ऑफ सबमिशन को वंस इन अ 3 year, जबकि ऑप्शन में था वंस इन अ 5 year, यानी वो गलत था। कीपिंग द नंबर ऑफ लेवल्स टू बी मिनिमम बाय डेलीगेटिंग पावर्स टू लोअर फॉर्मेशंस। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, जो पावर है उसको डेलीगेट किया जाएगा लोअर लेवल पे, जिससे कि नंबर ऑफ लेवल्स को मिनिमम रखा जा सके। यानी कोई पावर डिसीजन जो है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे लिया जा रहा था तो उसको नीचे के लेवल पे ले जाया जा सके, जिससे कि क्विकर डिसीजन हो सके नीचे के लेवल पर और फाइल अननेसेसरी हर लेवल पे मूव ना करती फिरे। टू फैसिलिटेट क्विकर डिसीजन मेकिंग चैनल ऑफ सबमिशन शुड नॉट बी मोर देन 5। क्विकर डिसीजन के लिए जो क्या होना चाहिए, फाइल का जो मूवमेंट होना चाहिए मैक्सिमम 4 लेवल पे होना चाहिए। पावर आर टू बी डेलीगेटेड टू ऑपरेशनलाइज दिस प्रिंसिपल। और पावर जो है वो डेलीगेट करनी चाहिए इस प्रिंसिपल को ऑपरेशनलाइज करने के लिए कि मिनिमम लेवल नीचे के लेवल से ही फाइल को डील किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 16, इन केस ऑफ फाइल्स टू बी सबमिटेड टू मिनिस्टर इंचार्ज अ केस में बी इनिशिएटेड एट द लेवल ऑफ अंडर सेक्रेटरी। अगर फाइल को आपकी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर को सबमिट किया जा रहा है तो क्या केस को हम अंडर सेक्रेटरी लेवल पे इनिशिएट कर सकते हैं। ऑप्शन आर ए ट्रू, बी फॉल्स एंड द राइट आंसर इज बी फॉल्स। ये गलत स्टेटमेंट है। इन केस ऑफ फाइल टू बी सबमिटेड टू मिनिस्टर इंचार्ज अ केस में बी इनिशिएटेड एट द लेवल ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर। यानी कि फाइल को मूव किया जाएगा, कम से कम इनिशिएट किया जाएगा डीएस या फिर डायरेक्टर लेवल पर। हाउएवर द सेक्शन एंड ब्रांच ऑफिसर would provide assistance to obtain inputs for the case and prepare draft notes and communication etc। यानी जो डीएस लेवल को जो इनपुट्स चाहिए वो प्रोवाइड कराएंगे ब्रांच ऑफिसर और जो है आपके सेक्शन जो है वो सारे इनपुट्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि वो डिसीजन ले सकें, बट इनिशिएट होगा एटलीस्ट डीएस लेवल से या फिर डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर एड्रेसिंग क्रॉस कटिंग इशूज द इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स आर क्रिएटेड बाय। जो इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स क्रिएट की जाती हैं जो क्रॉस कटिंग इशूज़ होते हैं, जो क्रिटिकल इशूज़ होते हैं, उनको डील करने के लिए उसे कौन क्रिएट करता है। ऑप्शन आर ए सेक्रेटरी, बी एडिशनल सेक्रेटरी, सी जॉइंट सेक्रेटरी, डी डिप्टी सेक्रेटरी एंड द राइट आंसर इज ए सेक्रेटरी। सेक्रेटरी लेवल पर फाइल को डील किया जाता है। For addressing cross-cutting issues, the secretary of the concerned department should have the flexibility to create interdisciplinary teams। cross-cutting issues कोई आ गया है, इसको डील करने के लिए एक interdisciplinary टीम को बना सकते हैं, सेक्रेटरी फॉर्म कर सकते हैं जो कि उसको डिसीजन लेने के लिए इनपुट्स देगी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द लेवल जंपिंग ऑफ अ फाइल। अब लेवल जंपिंग क्या होती है, लेवल जंपिंग होती है फाइल को एक लेवल के ऑफिसर को छोड़ के उसके ऊपर वाले ऑफिसर के पास भेज दिया गया डायरेक्ट। ए, each case on its return will pass through all the levels jumped over। B, an officer could resubmit the case for reconsideration on its return। Option C, both A and B, and D, none of the above, and the right answer is C, both A and B। यानी कि अगर एक बार एक ऑफिसर के लेवल को जंप कर दिया है तो लौटते हुए, ऐसा नहीं कि लौटते हुए भी उसको जंप कर देंगे, उसको फाइल को ऊपर भेजते हुए मान लो एक ब्रांच ऑफिसर अवेलेबल नहीं था तो आपने उसको डायरेक्ट डीएस को सबमिट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि लौटते हुए भी जो है ब्रांच ऑफिसर के पास फाइल नहीं आएगी। अब तो लौटते हुए तो अवेलेबल है तो उनके पास होकर जाएगी फाइल, और उनको ये भी अथॉरिटी कि उसको वो रीसबमिट कर सकें। उनको लगता है कोई इनपुट छूट गया था, फाइल को भेजते टाइम पर मैं नहीं था और कोई चीज़ मिस हो गई थी, तो वो उसको रीसबमिट भी कर सकते हैं अपने लेवल से। Wherever level jumping is done in respect of any category of cases, each such case on its return will pass through all the levels jumped over, who in suitable case could resubmit the case for reconsideration if necessary। यानी कि लौटते हुए फाइल उनके पास से होकर जाएगी, भले ही जाते हुए उनको जंप किया गया था और वो चाहे तो रीसबमिट कर सकते हैं अपने इनपुट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट फाइल मूवमेंट इन ई ऑफिस। अब ई ऑफिस में फाइल मूवमेंट कैसे होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1, इलेक्ट्रॉनिक फाइल वंस मार्क टू द नेक्स्ट यूजर गोज टू हिज हर इनबॉक्स इंडिकेटिंग दैट इट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय हिम हर। 2, फिजिकल फाइल इन ई ऑफिस विच इज मार्क टू अनदर ऑफिसर हैज़ टू बी रिसीव्ड बाय हिम
her by clicking appropriate button in his or her inbox. 3. Acknowledgement for physical file in your office should be obtained from the recipient. Options are A1 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above. यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं. Physical file marked to another officer has to be received by him her by clicking appropriate button in his her inbox indicating that the physical file has been received at his her end. अब देखो इलेक्ट्रॉनिक फाइल तो आपने किसी को मार्क किया डायरेक्ट पहुंच जाती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिजिकल फाइल में क्या होता है कि ऑफिसर को पहले रिसीव करनी पड़ती है. जिसके पास भेजी है पहले वो रिसीव करेंगे, क्लिक बटन होता है रिसीव द फाइल, वो उस पर क्लिक करेंगे तब फाइल उनके अकाउंट में रिसीव होगी और इंडिकेट होगी. द एक्नोलेजमेंट फॉर द सेम शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द रेसिपिएंट, और जिसने रिसीव किया उसे एक्नोलेजमेंट भी आपको मांगना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक फाइल वंस मार्क टू द नेक्स्ट यूजर गोज टू हिज हर इनबॉक्स इंडिकेटिंग दैट इट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय हिम हर. इलेक्ट्रॉनिक फाइल में कोई इशू नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक फाइल आपने सिंपली उनका नाम डाला, नाम आ गया आपका, उन्हें क्लिक कर दिया, उनके इनबॉक्स में हो जाएगी और इंडिकेट कर देगी फाइल हैव बीन रिसीव्ड बाय द ऑफिसर. तो वहाँ पे जरूरत नहीं होती है एक्नोलेजमेंट की, लेकिन फिजिकल फाइल को ऑफिसर को एक्सेप्ट करना होता है. वो चाहे तो एक्सेप्ट ना भी करे और उसके बाद फाइल को जो है एक्नोलेजमेंट भी आपको लेना होता है. क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स. अब पीछे वाले क्वेश्चन हमने देखा था कि इफ रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स इज अवेलेबल इट शुड नॉट बी ऑन द नोटिंग ओनली रेफरेंसिंग शुड बी डन. ये सब चीज़ें दी थी, लेकिन रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स होता क्या है वो हम देख लेते हैं. 1. इट इज प्रिपेयर्ड टू फैसिलिटेट कंसिडरेशन एंड टू ऑब्विएट रिपीटेड रिकैपिटुलेशन. 2. रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स मस्ट बी डेटेड ऑन द मिडिल ऑफ द टॉप. 3. It includes the advice or views of the other departments consulted in the matter and opinion of individual officers within the department. Options are A1 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is A1 only. यानी कि 2 और 3 are wrong statement. एक बार देख लेते हैं. Running summary of facts. To facilitate consideration and to obviate repeated recapitulation, a running summary of facts will be prepared and updated. अब इसका रोल क्या होता है कि जो कंसिडरेशन है उसको फैसिलिटेट करने के लिए और रिपीटेड रिकैपिटुलेशन, बार बार चीज़ों को नोटिंग में लाया जा रहा है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स बना देते हैं, उसी की कॉपी को अटैच कर देते हैं, रेफरेंसिंग कर देते हैं. तो इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हमारी रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स होती है. ईच अपडेटेड रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स मस्ट बी डेटेड ऑन द राइट टॉप कॉर्नर. कहाँ होती है? राइट टॉप कॉर्नर. और क्वेश्चन में क्या था? मिडिल ऑफ द टॉप, इसलिए वो गलत था. दे विल बी फाइल्ड इन द कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन एंड गिवन पेज नंबर, और उसको कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में कर देंगे और जो है उसकी नंबरिंग कर देंगे. सच ए समरी शैल बी प्रिपेयर्ड इन अ मैनर टू कंट्रीब्यूट टू स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस. ठीक है, ये हमें पता है. इट विल ऑल्सो इंक्लूड द एडवाइस और व्यूज ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स. ठीक है, इसमें अदर डिपार्टमेंट्स के व्यूज और एडवाइस होते हैं कंसल्टेड इन द मैटर बट नॉट ओपिनियंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफिसर्स विद इन द डिपार्टमेंट. इसमें ओपिनियंस नहीं होती, क्योंकि देखो हमने क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था कि रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स है, ओपिनियन को फैक्ट्स नहीं होती. ओपिनियन तो आपका जो डिसीजन लेने के रिगार्डिंग होता है, तो ये जो है फैक्ट्स नहीं होता, इसलिए इसमें ओपिनियंस नहीं आती हैं. इट शुड बी केप्ट अप टू डेट incorporating changes whenever further development take place through a newer version. Previous version running summary shall not be destroyed. ठीक है, ये अप टू डेट रहनी चाहिए, और जब भी कोई डेवलपमेंट हो न्यू वर्जन को जो है अपडेट कर लेना चाहिए, और प्रीवियस वर्जन को हम जो है डिस्ट्रॉय नहीं करते. कभी कभी क्या होता है, हमें प्रीवियस वर्जन की भी जरूरत पड़ जाती है कि इसके रिगार्डिंग हमने ये डिसीजन कहाँ से आया कि नोटिंग में पहले तो ये लिया गया था, तो हम बताएंगे कि रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो उस टाइम के फैक्ट्स के हिसाब से लिया गया था, तो इसलिए उसको भी रिकॉर्ड में रखा जाता है. दिस इज यूजफुल वाइल फ्रेमिंग न्यू पॉलिसीज, अमेंडमेंट टू पॉलिसी और एक्ट और रूल्स, कोर्ट केसेस, हर चीज़ में ये यूज़ होती है. क्वेश्चन नंबर 21. मिस्टर ए इज एन ASO इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्स. His officer gives him some order orally. What should be the course of action by Mr. A? Mr. A ASO है मिनिस्ट्री ऑफ एक्स में, और उनके ऑफिसर ने उनको ओरल ऑर्डर दे दिया, क्योंकि हमें पता है जनरली रिटन ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ओरल ऑर्डर दे दिया है. तो अब मिस्टर ए को क्या करना चाहिए? A, he should deny from taking orders as only written orders can be taken. B, she should also should follow it up by a written communication at the earliest. C, oral orders as also allowed and no written confirmation is required. D, it is discretion of Mr. A whether to allow the orders or not. And the right answer is B, she should follow it up by a written confirmation at the earliest. यानी कि ऑर्डर को आप ले सकते हो, लेकिन आपको रिटन कन्फर्मेशन बाद में लेना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी. ओरल इंस्ट्रक्शंस बाय हायर ऑफिसर, वेयर an officer is giving directions including telephonic, social media and platform SMS. क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, कैन a written
जो है ओरल ऑर्डर कैन बी गिवन ऑन सोशल मीडिया, बिल्कुल सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप पे भी आप ऑर्डर को ले सकते हो, लेकिन वो ओरल ऑर्डर में माना जाएगा। रिटेन ऑर्डर तभी माना जाएगा जब वो आपको फाइल पर मिलेगा। फॉर टेकिंग एक्शन इन केस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स ऑन विच ही शी और हिज हर सबॉर्डिनेट हैज पावर्स टू डिसाइड, ही शी शैल ऑर्डिनरी डू सो इन राइटिंग, और ये सीनियर ऑफिसर को राइटिंग में करना चाहिए ऑर्डिनरीली। इफ हाउएवर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट देयर इज नो टाइम फॉर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग, ही शी शुड फॉलो इट अप बाय अ रिटन कन्फर्मेशन एट द अर्लीस्ट। तो आप ओरल ऑर्डर दे दो और जितनी जल्दी हो सके आप उसका रिटन कन्फर्मेशन दे दो। तो आपके जो है फ़ोन पे भी दे सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, सोशल मीडिया पे भी दे सकते हैं, एसएमएस के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन वो सब ओरल ऑर्डर की कैटेगरी में आएंगे और वो दिए जा सकते हैं, लेकिन बाद में अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में उसका कंफर्मेशन लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द ऑफिसर गिविंग द इंस्ट्रक्शन इज नॉट हिज हर इमीडिएट सुपीरियर बट लेवल हायर टू द सुपीरियर इन द हायरार्की। सपोज कि एएसओ है, उसको इंस्ट्रक्शंस जो है वो ब्रांच ऑफिसर के बजाय उसके सीनियर डीएस ने दिए, तब क्या करना चाहिए? A. He she shall bring such instructions to the notice of his immediate superior at the earliest. B. He she should follow it up as the officer is even more superior. C. Follow the order but inform the immediate superior also. D. It is the discretion whether to follow the order or not. And the right answer is A. He she shall bring such instruction to the notice of his immediate superior at the earliest. अगर आपको और सीनियर ऑफिसर दे रहा है तो आप अपने सीनियर को बता दीजिए कि मुझे ये इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं, मुझे क्या करना है बता दीजिए। जो आपके सीनियर ऑफिसर हैं वो जो आपको बताते हैं आप वो फॉलो करो, या तो बोलेंगे ठीक है कर दो, तो बात खत्म हो गई। अब आपके सीनियर के ऑफिस ऑर्डर मिल गए, अगर आपके सीनियर बोलते नहीं ये तो नहीं होना चाहिए यार, ऐसे होना चाहिए, तो वो ही उनसे बात कर लेंगे। आप वो बात करेंगे और जो फाइनल डिसाइड होगा वो आपको बता देंगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको अपने सीनियर को पकड़ के रखना है, आपको वहीं से भी ऑर्डर मिले। एन ऑफिसर शैल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज हर ऑफिशियल ड्यूटीज और इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म टू ऑन हिम हर एक्ट हिज बेस्ट जजमेंट एक्सेप्ट व्हेन द ही शी इज एक्टिंग अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एन ऑफिशियल सुपीरियर टू हिम हर। देखो आपको डिसीजन जो लेना है आपके बेस्ट जजमेंट में लेना है। और कई बार क्या होता है कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, आपको अपने हिसाब से आपको फाइल को रेडी करना है, तो आपका बेस्ट जजमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे। अगर आपके सीनियर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं तो फिर आप उसको फॉलो करो, फिर आपको बेस्ट जजमेंट की जरूरत नहीं है, फिर वो ऑलरेडी आपसे बेटर हैं डिसीजन लेने में और उन्होंने आपको डिसीजन दे रखा है। इन द लेटर केस इफ ही शी शैल ऑब्टेन द डायरेक्शंस इन राइटिंग, ठीक है, वेर एवर प्रैक्टिकेबल बिफोर कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस एंड वेयर इट इज नॉट पॉसिबल डू सो ही शी शैल ऑब्टेन रिटेन कंफर्मेशन ऑन द डायरेक्शन एज सून एज देयरआफ्टर एज पॉसिबल। ये हमने देख लिया पीछे वाले केस में कि अगर रिटेन में आपके पास ऑर्डर लेना पॉसिबल नहीं है तो आप ओरली ले लो और उसको बाद में जल्दी से जल्दी रिटेन ऑर्डर से कंफर्म करा लो। इफ द ऑफिसर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस इज नॉट हिज हर इमीडिएट सुपीरियर बट वन हायर टू द लेटर, यानी कि जिस ऑफिसर ने आपको ऑर्डर दिया वो आपका ऑफिसर नहीं है, आपके ऑफिसर का भी ऑफिसर है। इन द हायरार्की ही शी शैल ब्रिंग सच इंस्ट्रक्शन टू द नोटिस ऑफ हिज हर इमीडिएट सुपीरियर एट द अर्लीस्ट, और वो अपने सुपीरियर के नोटिस में उस ऑर्डर को ले आएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is correct about the oral orders on behalf और फ्रॉम मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर के behalf पर किसी और ने या फिर मिनिस्टर ने खुद ओरल ऑर्डर दिया तब क्या होगा। 1. ओरल ऑर्डर्स रिसीव फ्रॉम पर्सनल स्टाफ ऑन behalf ऑफ द मिनिस्टर, it shall be confirmed by him her in writing immediately thereafter. 2. Minister is on tour, is sick or his her approval has to be taken on telephone. The decision of the minister shall be conveyed by his her private secretary in writing. 3. Confirmation will be obtained on file when the minister returns to headquarters rejoins. Options are A 1 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above. यानी सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। एक बार देख लेते हैं। ओरल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ और फ्रॉम मिनिस्टर, whenever a member of personal staff of a minister communicates to any officer an oral order on behalf of the minister, it shall be confirmed by him her in writing immediately thereafter. अगर पर्सनल स्टाफ जो है आपको ऑर्डर दे रहा है मिनिस्टर के बिहाफ पर, तो ओरल ऑर्डर आप उनको ले लो और उनको बाद में कंफर्म करा लो, जैसे कि अपने सीनियर ऑफिसर के केस में आपने पहले डिस्कस किया था। इन रेयर और अर्जेंट केसेस व्हेन द मिनिस्टर इज ऑन टूर इज सिक एंड हिज हर अप्रूवल हैज़ टू बी टेकन ऑन टेलीफोन, ठीक है, अगर मिनिस्टर टूर पे हैं या सिक हैं तो जो है अप्रूवल टेकन टेलीफोन, द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर शैल बी कन्वेड बाय हिज हर प्राइवेट सेक्रेटरी इन राइटिंग। तो पर्सनल स्टाफ ने
मिनिस्टर से रिटेन में ओरल ऑर्डर ले लिया कि ये डिसीजन ले लो, और वो उसको रिटेन में राइटिंग में लिख के कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस, यानी कि मिनिस्टर के ब्याह पर वो लिख रहे हैं, वो रिटेन में डिसीजन को कन्वे कर सकते हैं। इन सच केसेस कन्फर्मेशन विल बी ऑब्टेन ऑन फाइल व्हेन द मिनिस्टर रिटर्न्स एंड हेडक्वार्टर रीजॉइंस, और उसके बाद जब मिनिस्टर रीजॉइन करते हैं तो उसके बाद डिसीजन को लिया जा सकता है। तो अगर इसको हम समराइज करें तो मिनिस्टर अगर अवेलेबल नहीं है और पर्सनल स्टाफ ने अगर ओरल ऑर्डर दे दिया है तो जितनी जल्दी हो सके रिटर्न ऑर्डर आप ले लो। अगर मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है, टूर पे है, से किसी भी रीजन से, और उन्होंने टेलीफोन पर डिसीजन अपने पर्सनल स्टाफ को दे दिया, तो पर्सनल स्टाफ जो है राइटिंग में दे सकते हैं, और जब पर्सनल स्टाफ ये राइटिंग के बेसिस पर आप डिसीजन ले लीजिए, और जब मिनिस्टर जब वापस आ जाएंगे और लिखने के लिए अवेलेबल होंगे तो उसके बाद जो है उनका रिटर्न कन्फर्मेशन लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, एनी ऑफिसर रिसीव्स ओरल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मिनिस्टर ऑन और फ्रॉम हिज हर पर्सनल स्टाफ। ठीक है, अगर कोई ऑफिसर जो है ओरल इंस्ट्रक्शंस लेता है तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? 1, इफ द ऑर्डर आर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स रेगुलेशन इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन सेक्रेटेरिएट ऑफिस। 2, if the orders are in accordance with the rules regulation it should be brought to the notice of secretary in non-secretariat organization. 3, if the orders are not in accordance with the rules regulations orders from the head of the department in secretariat organization should be sought about the line of action to be taken stating that the oral instructions are not in accordance with the rules regulation. Options are A1 only, B1 and 3 only, C all of the above, D none of the above, and the right answer is D none of the above। यानी सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं। एक बात देख लेते हैं, इफ़ एनी ऑफिसर रिसीव्स ओरल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मिनिस्टर और फ्रॉम हिज हर पर्सनल स्टाफ, अगर आपको मिलते हैं मिनिस्टर से या फिर स्टाफ से जो है कोई ओरल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, इफ़ द ऑर्डर्स आर इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन और प्रोसीजर, अगर ऑर्डर्स जो है एज पर रूल है, इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेक्रेटरी, तो आप किसके नोटिस में लाओगे? सेक्रेटरी को, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर डेजिग्नेशन। यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर मिनिस्टर से मिले ऐसा नहीं है अपने सीनियर ऑफिसर के में लाओगे। सपोज एक सेक्शन ऑफिसर को मिल गए, हालांकि पॉसिबिलिटी कम होती है, सपोज मिल गए तो ऐसा नहीं वो ब्रांच ऑफिसर से या डिप्टी सेक्रेटरी से डिस्कस करेंगे, वो किसके नोटिस में लेकर आएंगे? डायरेक्ट सेक्रेटरी के नोटिस में। क्वेश्चन में क्या था? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जेएस या एएस लेवल का होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के केस में नहीं लाएंगे, वो लाएंगे सेक्रेटरी के नोटिस में डायरेक्ट, क्योंकि डिपार्टमेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी सेक्रेटरी है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेयर द ऑफिसर कंसर्न इज वर्किंग इन अंडर अ नॉन सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन। अगर नॉन सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें तो सेक्रेटरी होता नहीं है, तो क्योंकि नॉन सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, या फिर वो अटैच ऑफिस है तो वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, और वो सेक्रेटेरिएट ऑफिस से यानी हेड ऑफिस से परमिशन लेता है जहाँ पे सेक्रेटरी होता है। तो इन शॉर्ट नॉन सेक्रेटेरिएट ऑफिस में सेक्रेटरी नहीं होता, तो सेक्रेटरी जब नहीं होगा तो किससे लेंगे? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेंगे। तो दो केस हो गए, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है मिनिस्टर से या स्टाफ से मिलते हैं आपको, वो अगर सेक्रेटरीट ऑफिस से मिलते हैं तो आप सीधे सेक्रेटरी से बात करोगे, अगर आपको नॉन सेक्रेटरीट ऑफिस से मिलते हैं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करोगे। इफ द ऑर्डर्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोसीजर, अब बात ये हो गई कि उन्होंने कुछ ऐसा ऑर्डर दे दिया जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग गलत है, अब क्या करोगे? ही शी शुड सी क्लियर ऑर्डर फ्रॉम द सेक्रेटरी, अब आप सीधे ऑर्डर्स लोगे सेक्रेटरी से अबाउट द लाइन ऑफ एक्शन टू बी टेकन स्टेटिंग क्लियरली दैट द ओरल इंस्ट्रक्शंस आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। आप सेक्रेटरी को बताओगे मुझे ये इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं, ओरल इंस्ट्रक्शंस मिले हैं और ये रूल्स के अकॉर्डिंग गलत है, अब मुझे क्या करना है? तो कोर्स ऑफ एक्शन भी आपको सेक्रेटरी बताएंगे। और जैसे पहले वाले केस हमने डिस्कस किया था कि अगर वो ऑर्डर जो है इस पर रूल्स हैं तो सिर्फ सेक्रेटरी को आप इन्फॉर्म करोगे और आप उसको फॉलो करोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। गलत हैं ऑर्डर्स तो आप सेक्रेटरी को बताओगे और उनसे पूछोगे कैसे करना है कोर्स ऑफ एक्शन। और यही सिचुएशन अगर नॉन सेक्रेटरीट ऑफिस में होती है तो यही प्रोसेस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ फॉलो किया जाएगा। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बताओगे मुझे ऑर्डर मिले हैं मिनिस्टर ऑफिस से और एक गलत है, मुझे क्या डिसीजन लेना है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको गाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, a final decision already communicated to a party is found later on to have been given on wrong facts due to misunderstanding or otherwise. Such modification of a note may have legal implication. अगर आपने कोई डिसीजन नोटिंग पे लिया उसके बाद ड्राफ्ट में कर दिया, बाद में पता चलता है कि ये तो गलत फैक्ट्स बेसिस पे गलत डिसीजन ले लिया, तो क्या लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है रिस्पॉन्सिबल पर्सन के लिए? ऑप्शन आर ए ट्रू, बी फॉल्स एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। बिल्कुल लीगल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। सपोज आपने कोई फाइनेंशियल ऑर्डर दी था, उसमें किसी को देने थे आपको 10,000 रुपये, आपने गलती से 2 जीरो बढ़ा के 10 लाख दे दिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना, लीगल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं ना, क्योंकि हो सकता है आपने उसको क्या बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं बल्कि कोई फाइनल पहुंचाने के लिए भी कर दिया हो, तो लीगल इम्प्लीकेशन तो इस सिचुएशन में बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर अ फाइनल डिसीजन ऑलरेडी कम्युनिकेटेड टू अ पार्टी इज फाउंड लेटर ऑन हैव बीन गिवन ऑन मिस्टेकन ग्राउंड और रॉन्ग फैक्ट्स और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन
of rules due to misunderstanding or otherwise such replacement or modification of a note. अब पिछला वाला क्वेश्चन ही है, आपने डिसीजन दिया, गलत फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजन ले लिया, अब उसका रिप्लेसमेंट का क्या रूल है उसके बारे में बताना है. 1 may have legal implications. 2 should be taken with the approval of Ministry of Law. 3 the reasons for reversal or modification of the earlier decision shall duly be recorded on the file. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C all of the above, D none of the above, and the right answer is C all of the above. यानी सारे स्टेटमेंट्स सही हैं. Where a decision already communicated to a party is found later on to have been given on a mistaken ground or wrong facts or wrong interpretation, यानी गलती से दे दिया, of rules or misunderstanding or otherwise such replacement or modification of a note may have also legal implications. तो उसके legal implications भी होते हैं और ऐसा डिसीजन लिया जाएगा विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ. अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास जाएगी फाइल और रीजन भी लिया जाएगा कि ऐसे ही किसी नोट को या किसी लेटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटर से की फाइल से नहीं हटाया जाता, उसका रिवर्सल होगा और उसका जो है प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा. तो 3 चीज़ें होंगी, लीगल इम्प्लीकेशन हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का से परमिशन ली जाएगी और मॉडिफिकेशन किया जाएगा तो अथॉरिटी के बात किया जाएगा और उसके बाद रिवर्सल होगा या मॉडिफिकेशन जो भी होगा वो किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 27. इन केस ऑफ मिस्टेक इन द नोट it can be replaced with the corrected note only after the approval of HOD. Options are A true, B false, and the right answer is B false. अभी बताया था कि एक बार जो मिस्टेक से भी नोट हो गया तो आप उसे सुपरसीड करोगे, आप उसको रिप्लेस तो कर ही नहीं सकते, चाहे वो HOD हो या सेक्रेटरी हो, कोई भी हो. ये गलत था क्वेश्चन, कोई भी रिवर्सल नहीं हो सकता. अंडर नो सर्कमस्टांसेस अ नोट शैल बी पेस्टेड ओवर और रिमूव फ्रॉम द फाइल. फाइल से उसको तो हटाया नहीं जा सकता. इन केस ऑफ मिस्टेक इन द नोट और डिसएग्रीमेंट विद द प्रीवियसली रिकॉर्डेड नोट अ न्यू नोट शैल बी रिकॉर्डेड कीपिंग द प्रीवियसली रिकॉर्डेड नोट ऑन द फाइल. प्रीवियस नोट को रखा जाएगा लेकिन नया नोट जो है वो लिखा जाएगा उसको सुपरसीड करते हुए. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फंक्शनल अप्रोच ऑफ नोटिंग. अब नोटिंग की फंक्शनल अप्रोच के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. 1 इट फैसिलिटेट्स द ऑफिसर इनिशिएटिंग अ नोट टू सबमिट अ मोर इफेक्टिव नोट. 2 इट हेल्प्स द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक डिसीजन क्विकली. 3 इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द काइंड एंड साइज ऑफ नोट टू बी प्रिपेयर्ड. ऑप्शंस आर A1 and 2 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above. यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं. नोटिंग शुड बी कैप्ट ऑन ऑप्टिमल लेवल. ठीक है, नोटिंग ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी होनी चाहिए. देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक एंड फंक्शनल. ठीक है, तो ये होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए. ऐसा नहीं कोई कुछ भी लिख रहा है उसके मन में, एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिसके अकॉर्डिंग किया जाए. जैसे कि जब सामने वाला पढ़ रहा है उसको भी पता होना चाहिए. पैरा 1 में आप पहले जो आपको रिसीट हुई उसके रिगार्डिंग लिख रहे हो, सेकंड पैरा में आप इशू को डिस्क्लोज कर रहे हो, एलोबरेट कर रहे हो, थर्ड में आप जो है अदर जो रेफरेंस है उनकी बात कर रहे हो, फोर्थ में आप पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हो और फिफ्थ में आप सजेशन दे रहे हो. तो एक पैटर्न है, इस पैटर्न की आप बात कर रहे हो, तो ये पैटर्न जो है इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक और फंक्शनल होना. वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ फॉर कंसिडरेशन वाइल प्रिपेयरिंग अ नोट इज साइज ऑफ द नोट. और ठीक है, इसके अलावा साइज ऑफ द नोट भी होना चाहिए. ऐसा नहीं आप लिखते ही चले जा रहे हो, पेज इस तरह के इशूज़ में 1 पेज का होना चाहिए. अगर पॉलिसी का डिसीजन है तो 3 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इस तरह से साइज भी डिफाइन होता है. फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग हेल्प्स इन डिसाइडिंग द काइंड ऑफ एंड साइज ऑफ द नोट टू बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, काइंड कैसा नोट होना चाहिए और कौन सा साइज होना चाहिए. इट इज़ टेक्निक फॉर मोर इफेक्टिव नोटिंग एंड फैसिलिटेट द ऑफिसर इनिशिएटिंग अ नोट टू सबमिट अ मोर इफेक्टिव नोट. ठीक है, उसको मोर इफेक्टिव नोट एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टेक क्विक डिसीजन. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टाइप्स ऑफ नोटिंग. नोटिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है. ए एफेमेरल, शॉर्ट नोट of a few sentences. B repetitive cases, develop and use standard process sheet. C problem solving case, a structured and detailed note is prepared. D policy planning case, a detailed note is prepared covering various aspects. And the right answer is A. ephemeral cases में नोटिंग होती ही नहीं है. एक बार देख लेते हैं. फंक्शनल अप्रोच ऑफ नोटिंग एट अ ग्लांस. 1 ephemeral cases, no noting is needed. 2 correspondence handling or action in corresponding cases, short note of a few sentences. यानी कि जब correspondence handling करोगे तो आप छोटा सा नोट बनाओगे कुछ sentences का. Repetitive cases, develop and use standard process sheet. जैसे कि आपका लीव इनकेशमेंट हो गया या LTC एडवांस हो गया, तो इन चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट बना दोगे, उस पर प्रोसेस कर दोगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस, स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल नोट इज प्रिपेयर. ठीक है, इसमें क्या करोगे आप, स्ट्रक्चर और डिटेल नोट को जो है प्रिपेयर करोगे. Policy planning cases, a detailed note is prepared covering various aspects, implications and expected outcome of a policy to be developed or under review. यानी कि आप जो है इसमें सारे एस्पेक्ट्स को, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और आउटकम क्या होगा, उस सबको प्रोसेस करोगे
किसी पॉलिसी को, जब उसकी पॉलिसी नोटिंग करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट एफेमेरल केसेस। एफेमेरल केसेस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? दीज केसेस आर ऑल्सो नोन एज नो नोटिंग केसेस, ठीक है। 2, such cases should be kept in file Q bundle. 3, these are destroyed on 31st March of every year. Options are A1 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is A1 only, यानी कि 2 और 3 are wrong statement। एक बार देख लेते हैं। These cases are also known as no noting cases। हमने पीछे देख लिया था, इनमें नोटिंग नहीं होती। The section officer should record the region in brief by no action is necessary and file सच केसेस एट द डार्क स्टेज इटसेल्फ, यानी सेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसको डार्क स्टेज पर ही डिस्पोज कर देगा। सच केसेस शुड बी केप्ट इन फाइल ओ बंडल। इनको कहाँ रखा जाता है? ओ बंडल में। ऑप्शन में क्या था? क्यू बंडल। क्यू बंडल में नहीं, ओ बंडल में रखा जाता है। और ओ बंडल का मतलब हो गया ऑब्सोलीट। ये 1 साल के बाद ऑब्सोलीट हो जाएंगे, तो ऐसे याद रख सकते हो कि ऑब्सोलीट वाले होने वाले होते हैं, उनको हम ओ बंडल में रख देते हैं। एंड डिस्ट्रॉयड ऑन 31st दिसंबर ऑफ एवरी ईयर, यानी इनका जो ईयर चलता है, हम बोलते हैं 1 साल के बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलता है, ना कि 31 मार्च वाला। इन सम केसेस दीज में ऑल्सो भी रिटर्न इन ओरिजिनल टू द ओरिजिनेटर गिविंग रिक्विजिट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी कि आपके सेक्शन में कितने ऑफिसर्स रिक्रूट हुए हैं या कितने डेपुटेशन पर आए हैं, आपने सिंपल उसी के ऊपर लिख दी भेज दी 4 या 5, तो उसको वहीं से ओरिजिनेटर को रिप्लाई कर दो, तो वहाँ पर भी खत्म हो जाते हैं, वो भी एफएमएल केसेस की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच केसेस डू नॉट रिक्वायर डिटेल नोटिंग। अब किस केस में डिटेल नोटिंग की जरूरत नहीं होती? ए कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडलिंग, बी रिपीटेटिव केसेस, सी प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस, डी क्रिटिकल एनालिसिस केसेस। एंड द राइट आंसर इज ए कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडलिंग केसेस। हमने पीछे देखा था कि कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडलिंग में 3-4 लाइन की नोटिंग की जाती है। रिपीटेटिव केसेस में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड प्रोसेस की जाती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस में क्या करते हैं, हम डिटेल नोटिंग करते हैं, पूरे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए, और क्रिटिकल एनालिसिस केसेस कुछ होते ही नहीं है। Correspondence handling cases, it would be sufficient if a brief note, a paragraph of a 3 or 4 sentences is recorded indicating the issue under consideration and the suggested actions or submission of a fair communication to obtain further इनपुट। ठीक है, 3-4 पेज का करके आप इशू को इंडिकेट कर दो और उसका जो भी सजेस्टेड एक्शन है वो लिख सकते हो। दीज केसेस टू डू नॉट रिक्वायर डिटेल नोटिंग। ठीक है, ये हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? A, it is developed by indicating a predetermined points of checks. B, standard process sheet will be developed by the under secretary with the approval of secretary. C, both A and B. D, none of the above. And the right answer is A, it is developed by indicating predetermined points of check। ठीक है, B स्टेटमेंट गलत है। एक बार देख लेते हैं। A standard process sheet is standard skeleton note और a template, it is developed by indicating predetermined points of check। अब इसमें क्या करते हैं कि आपके पास प्री डिटरमिन चेक्स होते हैं, उनको आप टिक करते जाते हो या उसमें एंट्री फिल करते चले जाते हो। हर चीज़ को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती है। एक स्टैंडर्ड स्केलेटन नोट होता है, इसमें आपको डिटेल्स को फिल कर सकते हो। जैसे कि हम जैसे पीछे वाला एग्जांपल में ले लेते हैं कि हमने स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट बनाई लीव इनकैशमेंट के लिए, तो उसमें हमने एक कॉलम बना लिया LTC नंबर, कौन से नंबर के LTC ले रहा है, नंबर ऑफ लीव इनकैशमेंट ऑलरेडी अवेल्ड, 2 ले चुका है, 3 ले चुका है, 4 ले चुका है, उसमें नंबर डाल दिया। प्लेस ऑफ जर्नी, ब्लॉक में डाल दिया। अमाउंट रिक्वायर्ड, ठीक है, अमाउंट एलिजिबल, ऐसे करके हमने सारे बना दिए और उसको जो है भेज दिया, तो वो डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स विल बी डेवलप्ड बाय द सेक्शन ऑफिसर। और क्वेश्चन में क्या था 2 पॉइंट में, अंडर सेक्रेटरी विद अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी, जो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती जिसके लिए कि सेक्रेटरी का अप्रूवल लिया जाए। ये सेक्शन के लेवल का मैटर होता है, सेक्शन ऑफिसर इसको मेंटेन कर लेते हैं। कंसर्न विद द हेल्प ऑफ डीलिंग ऑफिसर और एसओ मिलकर ही इसको निपटा देते हैं। इट विल बी प्रिस्क्राइब थ्रू डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस, लेकिन डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो है प्रिस्क्राइब की जाती है इसको। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट टू प्रोसेस स्टडी लीव केसेस। अब स्टडी लीव का जैसे हम देख लेते हैं, नेम ऑफ द ऑफिसर, डेजिग्नेशन, क्लियर प्रोविजन एंड अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली, यस नो, डज ही शी हैव नॉट लेस देन 5 years सर्विस, ठीक है, ये कंडीशन होती है, इसका बना दिया। इट इज़ प्रपोज स्टडी रेलिवेंट टू द एप्लीकेंट्स जॉब, ब्रीफली एक्सप्लेन, ठीक है, इसमें लिख दिया। इस तरह से ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट का फॉर्मेट होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग या पॉलिसी नोट के रिगार्डिंग। A1 फाइल नंबर, 2 प्रोफाइल ऑफ द प्रॉब्लम, 3 एनालिसिस एंड सीक्वेंस, 4 पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज। इनको कौन सा ऑर्डर होता है ये बताना है। A1 3 2 4, B 2 1 3 4, C 1 2 3 4 एंड D 3 2
14 एंड द राइट आंसर इज बी 1234। यहाँ पे सी में जो बी लिखा हुआ है 0.2134 ये सी पॉइंट है, गलत हो गया है। हमारा आंसर है बी 1234, यानी कि चारों अपने ऑर्डर में। एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग या पॉलिसी नोट। सबसे पहले क्या था, फाइल नंबर ऑन द राइट टॉप कॉर्नर, ठीक है, नोट में राइट टॉप कॉर्नर पे आएगा। सब्जेक्ट ऑफ द केस, उसको सब्जेक्ट आता है, क्या सब्जेक्ट है ना, प्रोफाइल ऑफ द प्रॉब्लम, इशू टू बी रिजॉल्व, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है वो आएगी। अप्लाई प्रोविजन ऑफ एक्ट रूल्स रेगुलेशंस, यानी कि एक्ट क्या बोलता है इसके रिगार्डिंग। 5 पे प्रेसिडेंट, अगर कोई प्रेसिडेंस है इससे पहले, उस केस में क्या हुआ था। एनालिसिस ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का जो एनालिसिस है वो करेंगे। पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज और फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इंक्लूडिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी क्या नहीं आएगा उस चीज़ को डिफाइन किया जाएगा। 8 पर रीजन्स कंक्लूजन रीच, ठीक है, कंक्लूजन लिखा जाएगा रीजन के साथ। 9 इन केस मोर देन वन कोर्स ऑफ एक्शन इज सजेस्टेड अप्रूवल मस्ट बी कैटेगरीली सॉट फॉर ए स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन के लिए अप्रूवल लोगे। 10 अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू अप्रूव द केस, अथॉरिटी का नाम आएगा। 11 डॉकेटिंग एंड रेफरेंसिंग, और 12 सिग्नेचर ऑफ द डीलिंग ऑफिसर सबमिटेड द नोट। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग केस का फॉर्मेट होता है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं जिससे कि हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी और ज़्यादा हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग।